लो इधर देखो भाई, कल कितने क्वेश्चन करते हैं? 7। जी सर। अब कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोगों के लिए, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2018 में आया था, डिफरेंस बताना अपने को पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो डिफरेंस तो आप लोग ही देख लोगे। एक कल एमओए का गूगल का लिंक भेजा था ना मैंने, उसके अंदर ना कंटेंट के नाम से या क्लोजेस के नाम से भी है, उसमें पॉइंट्स 4 या 5 पॉइंट है। तो एक बार उनको क्लोजेस को पढ़ लेना, एमओए के क्या क्लोज होते हैं या एमओए के क्या कंटेंट होते हैं, बात देखिए, दोनों एक ही चीज है। तो जो लिंक है उसके अंदर लिखे होंगे 4 या 5 पॉइंट, बताओगे पढ़ के? हाँ ये बातें मत करो। जो लिंक था उसमें लिखा हुआ था इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको अपन ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास क्लॉजेस इन एन एमओए स्पेसिफाइड सेक्शन फॉर रेगुलेशंस। नेम क्लोज है, सिचुएशन क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, लायबिलिटी क्लोज है, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज है। तो ये 6 क्लोज याद करने हैं आप लोगों को। तो जो हमारे पास क्लोजेस है एमओए के या कंटेंट है, बात एक ही है, गूगल लिंक से देख लेना आप लोग। फिर वापस अपने को डिफरेंस देखने हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। अकाउंट का क्वेश्चन है लेकिन लॉ में भी डाला हुआ है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बताना है। कंपनी का जो वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का हो रही है बंद, और डिसोल्यूशन किसका होता है? फर्म का। पढ़ा था ना अपन ने 12th के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वाइंडिंग अप तो किसका होता है? कंपनी का, और डिसोल्यूशन किसका होता है? फर्म का। तो दोनों के बीच में अपन को डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? ये 1 2 3 4, यानी 4 क्वेश्चन आप लोगों को अपने बिहाफ पे करने हैं आरबीडी में से। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 2018 में आया था। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस? आउटलाइन द मेन कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कल बताया था मैंने प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे मैंने कल आप सबको बताया था, जैसे अपन सीआईसी में एडमिशन लेते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे अपन को किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदने हो तो कंपनी भी क्या इशू करती है? एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको अपन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो पहले तो मैंने डेफिनेशन लिख दी ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो जाए। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन इशूड टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है जो कि अपन इशू करते हैं पब्लिक को। इन्विटेशन किस तरह का होता है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीद लो। टू ऑफर फॉर परचेज, इसमें अपन ऑफर करते हैं परचेज करें या सब्सक्राइब करें हमारी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर। तो प्रोस्पेक्टस क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है जो कि इशू किया जाता है किसको? पब्लिक को। और इसके अंदर अपन ऑफर करते हैं पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स क्या कर लो? परचेज या सब्सक्राइब कर लो। तो ये तो प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। कंटेंट पूछ रहे हैं तो आरबीडी के अंदर तो ऐसे सिंगल लाइन लिखी हुई है, जो पैराग्राफ वाले पॉइंट्स होते हैं वैसे नहीं है। ये पॉइंट तो लिखे हुए लेकिन इनके अंदर की डिटेल नहीं लिखी हुई। तो आप लोग क्या करना, मान लो कल को कंटेंट आ भी जाता है तो पॉइंट्स तो आप लोग लिखोगे सही। अपन पहले पेज में प्रोस्पेक्टस बता देंगे और पॉइंट लिख देंगे। 1.5 पेज में हो जाएगा या 2 पेज में हो जाएगा? 1.5 में। और अगर प्रोस्पेक्टस अगर अपन 1 पेज का लिखते हैं और अगले पेज पे लाइन से पॉइंट लिखते हैं तो कितने पेज हो जाएंगे? 2। फिर इनके अंदर भी डिटेल लिखो आप। वो वाला फंडा 3 या 5 पेज कैसे भरने वाला, इसके अंदर 2-2 3-3 लाइन लिख के आ जाना। बाकी आरबीडी के अंदर नहीं लिखी हुई, आप लोग अपने मन से लिख देना। जैसे यहाँ पर लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे XYZ लिमिटेड और इसका जो एड्रेस हो गया तलवंडी कोटा, ठीक है। आगे लिख रहा है तो क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। कंपनी का एक क्या होता है? डायरेक्टर, जिसकी अपन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कर देंगे? डिटरमाइन कर देंगे। तो ऐसे अंदर 2-2 3-3 लाइन लिख दोगे तो कितने पॉइंट है हमारे पास? 10। 10 के अंदर अगर 2-2 पॉइंट पे लिखेंगे तो हमारे 2 पेज आराम से भर जाएंगे, यानी 4 पेज का हो जाएगा। और अगर 20 नंबर में आता है तो अपने आप इसको 4-4 लाइन में लिखोगे तो कितने पेज का हो जाएगा? 5 पेज का। अब इसके जो पॉइंट्स है
इसके जो पॉइंट्स है वो ऐसे नहीं है रटने लायक है कुछ ऐसे नॉर्मली पॉइंट है। जैसे नॉर्मल पॉइंट क्या है हमारे पास, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। अब ये कोई याद करने वाला है क्या? प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा जाता है? कंपनी का नाम और एड्रेस। क्या लिखा जाता है? डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन। क्या लिखा जाता है? डायरेक्टर का रेम्युनरेशन। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉस्ट पे कितना पैसा देना है, अंडर राइटर्स का नाम क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, नेम और एड्रेस लिखना है किसका, ऑडिटर्स का, और रिजर्व और सरप्लस के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सोचता रहे कि नहीं कि इनको रटा जाए या याद किया जाए। ये पॉइंट्स बेसिक है, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बेसिक पॉइंट्स है इसके। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस लीगल ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कल एक अपन ने पढ़ा था डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था या डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी? अपॉइंटमेंट कि डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं। अभी अपन देख रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी की लीगल ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो पहले तो बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। कल भी अपन ने देखा था डायरेक्टर कौन होता है, जो कि टॉप लेवल में होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? वन ऑफ द मैनेजर एट द हाईएस्ट लेवल, जो सबसे बड़े पद पे होता है ऑफ अ कंपनी, कंपनी के, हु इज रेस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होता है फॉर मेकिंग श्योर दैट द कंपनी इज मैनेज्ड करेक्टली एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो कंपनी चल रही है वो अच्छे से चल रही हो एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, और लॉ के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसी के अंदर कंपनी चला रहे हैं। आगे लिखा था कंपनी सेक्रेटरी में साइन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी व्हिच आर देन लीगली बाइंडिंग। ये कह रहा है कंपनी के बिहाफ पे तो हमारा कंपनी सेक्रेटरी और किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। और ये जो साइन करेगा वो उसके लिए वो बाइंड रहेंगे, जो भी साइन करेगा ना इसने, मतलब वो लीगल रहेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ भैया कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या रहेंगे, लीगल। विच आर दे लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग यानी कानूनी रूप से क्या रहेंगे, बाध्य रहेंगे, मतलब उनको माना जाएगा कानून के रूप में कि भैया ये कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिए, यानी किसने साइन कर दिए, कंपनी ने। रोल्स या फिर अपन को ड्यूटीज देखनी कंपनी सेक्रेटरी की, तो इसको वही अपने को थ्योरी बना के याद करना पड़ेगा। बाकी कोई अच्छा ABCD की फॉर्म में बना रखे अपन ने, ABCE FG और RST। D का है बस, बाकी तो सब हो जाएगा। A पर हमारे पास रोल्स में आ जाएगा क्या, एनुअल जनरल मीटिंग। B पर हमारे पास आ जाएगा बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट। C पर हमारे पास आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डी हमारे पास है नहीं, ई पर आ जाएगा एंश्योरिंग गॉड डिसीजंस आर प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड। एफ पर हमारे पास आ जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जी पर आ जाएगा गाइड। ये जो एक गाइड वाला पॉइंट है गूगल से उठाया था, अंदर कुछ भी लिख देना। आर पर हमारे पास हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, एस पर हो जाएगा शेयर होल्डर रेगुलेशंस, और डी पर हो जाएगा टू ड्राफ्ट डायरेक्शंस रिपोर्ट। एक ने ये सारे पॉइंट गूगल से उठाए, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना रहेगा लीगल ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, तो वहां पे 20 पॉइंट आएंगे अपने पास। कितने पॉइंट आएंगे, 20 में से मैंने कितने निकाल दिए, 9, क्योंकि अपन लोगों के 9 या 10 काफी होते हैं। एक बार सर्च करके देखना, ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं आप लोगों के ऊपर टॉप पर आ जाएंगे 20 पॉइंट। उसके अंदर की डिटेल अपन साइड में क्लिक करेंगे एरो पे, तो डिटेल भी आ जाएगी उसकी। एक बार देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो मेरे मोबाइल में आ रहा हो बस। लाइन से 20 पॉइंट आएंगे, लाइन से बहुत सारे, और साइड में एक कॉर्नर पे एरो का निशान आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल वगैरह आ जाएगी। टॉप पे यही आ रहे होंगे गूगल पे आ रहे ना, 20 होंगे, उसमें से मैंने ABCD की फॉर्म में उठाए, और डिटेलिंग साइड में अपन क्लिक करेंगे तो डिटेल आती जाएगी। ऐसा ही कुछ है ना। आरबीडी के अंदर इसके कोई पॉइंट नहीं तरह के था, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में था, पूरा पैराग्राफ। तो आप लोगों के लिए फिर मैंने सर्च करा ताकि इजी पॉइंट निकल जाए। अरे सब क्या आ गए ना, लो देखो फिर इधर आ गए तो है ना, लगभग 20 पॉइंट आएंगे मेरे ख्याल से। तो देखो भाई, ए पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग। बी पर हमारे पास हो जाएगा बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट। सी पर हमारे पास हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डी पर था नहीं, ई पर थोड़ा लंबा है तो पहले 3 पॉइंट याद कर लेते हैं। ए पर हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग, बी पर हो जाएगा बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट, सी पर हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ए पर क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग,
B4 क्या है board meeting management, C4 क्या है corporate governance, A4 क्या है annual general meeting, B4 क्या है board meeting management, C4 क्या है corporate governance। बोलो मन में चार चार बात। तो ये अपने को याद हो गए ABC for A4 B4 C4 corporate governance। E4 हमारे पास हो जाएगा ensuring board decisions are properly communicated, 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 ensuring board decisions are properly communicated। A4 हो जाएगा हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और G4 हो जाएगा गाइड। तो A4 हमने देखा था, A4 हमारे पास था एनुअल जनरल मीटिंग, B4 हमारे पास था बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट, C4 था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, D4 हमारे पास था नहीं, D4 था एंश्योरिंग बोर्ड डिसीजंस आर प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड। A4 हमारे पास था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और G4 हमारे पास था गाइड। A4 हमारे पास है एनुअल जनरल मीटिंग, B4 है बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट, C4 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, E4 है एंश्योरिंग बोर्ड डिसीजंस आर प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड। A4 है हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और G4 है गाइड। और हमारे पास तो R4 हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, R4 हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, S4 हो जाएगा शेयर होल्डर रेगुलेशन और T4 हो जाएगा टू ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। R4 तो याद हो गया रिस्क मैनेजमेंट, S4 हो गया शेयर होल्डर रेगुलेशंस, T4 याद करना है टू ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ड्राफ्ट ही है ना, ड्राफ्ट। तो A4 था हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग, B4 था बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट, C4 था हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, E4 था एंश्योरिंग बोर्ड डिसीजंस आर प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड, F4 था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, G4 था गाइड, R4 था रिस्क मैनेजमेंट, S4 था शेयर होल्डर रेगुलेशंस और T4 है टू ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तेरा रोल्स या ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, अंदर की डिटेल फिर आप लोग पढ़ लेना। बाकी इधर तो अपन को जो बेसिक थे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लोगे। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया और प्रोस्पेक्टस का मतलब भी थोड़ा बहुत पता लग गया। बाकी ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के ऊपर डाल दिए चार। कितने क्वेश्चन? 1 2 3 और 4। एक मैं स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट में डिफरेंस, चार ही डिफरेंस है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, उसमें से पढ़ लेना। मुंह तो मीठों के लगा जाता है। ऐसे कैमरा लगने वाला हो? नहीं चेंज मत कर यार, सामने वाला मान ही रहा तो बोलना तो पड़ेगा, मानेगा नहीं तो बोलना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास 2018 में आया था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इन डिटेल। अपन ने कल दो कंडीशन पढ़ी थी, एक कंपनी की सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है और एक कंपनी की सदस्यता किस प्रकार खत्म हो जाती है। लेकिन एक हमारे पास क्वेश्चन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। खुद की इच्छा से कंपनी क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। उसका प्रोसेस है और प्रोसेस अपने को पता है, अपने को लाइन टू लाइन चलाना पड़ता है प्रोसेस। तो लिखा हुआ हमारे पास द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एडॉप्टेड इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसकी एक थ्योरी बनानी पड़ेगी माइंड के अंदर, उसी से याद होएगा। ये तो प्रोसीजर ऐसे तो याद होएगा नहीं, बड़े बड़े पॉइंट है। कंपनी बंद करनी है अपने को, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे एक जनरल मीटिंग, फिर अपन अपॉइंटमेंट करेंगे एक लिक्विडेटर का। लिक्विडेटर कौन होता है? जो कि कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा लेगा और फिर उस पैसे से कंपनी की लायबिलिटीज को चुका देगा। ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर।
तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करेंगे जनरल मीटिंग, फिर अपॉइंटमेंट करेंगे किसका, लिक्विडेटर का। तीसरा पॉइंट नोटिस टू दी रजिस्ट्रार, जहाँ पे अपन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, तो रजिस्ट्रार को अपन क्या देंगे, नोटिस देंगे कि भैया हम हमारी कंपनी हमारी मर्जी से क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले अपने को जनरल मीटिंग क्या करनी है, ऑर्गेनाइज। दूसरा पॉइंट लिक्विडेटर क्या करना है, अपॉइंट। और तीसरा पॉइंट नोटिस देना है किसको, रजिस्ट्रार को। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट था हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे जनरल मीटिंग, दूसरा पॉइंट है हमारे पास अपॉइंट करेंगे किसको, लिक्विडेटर को, और तीसरा पॉइंट नोटिस देंगे किसको, रजिस्ट्रार को। चौथा पॉइंट पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स टू एन एंड। जो हमारे पास कंपनी की जितनी भी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो उनकी, क्योंकि अपन कंपनी खत्म करने जा रहे हैं, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था हमारे पास सबसे पहले जनरल मीटिंग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज। उसके बाद अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर को। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोटिस देंगे रजिस्ट्रार को। और चौथा पॉइंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बोलने से काम तो चलेगा नहीं, याद कर लेते। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, नोटिस टू द रजिस्ट्रार, पावर ऑफ द बोर्ड कम्स टू एन एंड। पावर ऑफ बोर्ड कम्स टू एन एंड। जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना यानी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ जनरल मीटिंग। उसके बाद हमारे पास है अपन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, नोटिस टू रजिस्ट्रार, पावर ऑफ बोर्ड कम्स टू एन एंड। अब आप लोग यहाँ पे बोर्ड की जगह पूरा लिख के आओगे, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स टू एन एंड। बोलो मन में 4-4 बार, चारों पॉइंट 4-4 बार मन में बोलो। तो भाई अपन ने वॉलेंटरी बाइंडिंग ऑफ के 4 पॉइंट याद करे। सबसे पहले अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जनरल मीटिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग। दूसरा पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, नोटिस टू दी रजिस्ट्रार, द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स टू एन एंड। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है वो खत्म हो गई। अभी अपन ने लिक्विडेटर क्या करा था, अपॉइंट। तो वो क्या करेगा, अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करेगा। उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। एसेट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, कैश में। उसको लिखेंगे चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। किसी को याद नहीं है तो स्टेप बाय याद करोगे तो फिर हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करके आ जाना कि एसेट्स को किसमें कन्वर्ट करना है, कैश में। पॉइंट बदल देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैंने पॉइंट बदलाई है, उसमें कुछ और लिख रहा था, मैंने कुछ और लिखा है, चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब मैंने पढ़ा था आरबीडी में। इसका मतलब क्या है, मान लो अपन को कंपनी बंद करनी है, लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो 1 साल से ज्यादा चला गया कंपनी बंद करने का। जो कंपनी बंद करने का प्रोसीजर वो 1 साल से ज्यादा चला गया, तो जैसे पहला साल खत्म होएगा ना, उसके एंड में वापस एक जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। ये मतलब इस पॉइंट का। तो चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द जनरल मीटिंग यानी पहला पॉइंट। और बाकी क्या याद करना है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये तो हमारा पहला पॉइंट है ना, तो इसके नीचे क्या याद करना है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फाइनल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। अब पहले साल एंड हो गया तो अगले साल तक तो कंपनी बंदी हो जाएगी, तो फाइनल मीटिंग होगी किसकी, मेंबर्स की। ये हमारा तीसरा पॉइंट रिपीट है वापस। जो ये फाइनल मीटिंग होगी ना मेंबर्स की, तो इसके अंदर जो भी डिसीजन या बातें होगी वो वापस अपन नोटिस देंगे किसको, रजिस्ट्रार को। ऐसा ही कुछ था इसके अंदर। और लास्ट वाला पॉइंट है तो थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले तो अपन ये 4 याद करेंगे। पहले 4 तो याद हो गए थे। पहले चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स, चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स, चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। उसके बाद हमारे पास पहला पॉइंट और एट द एंड ऑफ दी फर्स्ट ईयर फाइनल मीटिंग ऑफ दी मेंबर्स। तो हमारे पास ये था, हमारे पास चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ दी फर्स्ट ईयर। और उसके बाद है फाइनल मीटिंग ऑफ दी मेंबर्स। तो इसके बाद हमारे पास था चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। पहला पॉइंट हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और फिर फाइनल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स और नोटिस टू दी रजिस्ट्रार। बोलो ये 8 के 8 मन में, फिर लास्ट वाला देखेंगे बस। तो पहला पॉइंट अपन ने याद करा था ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग। दूसरा पॉइंट था अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तीसरा पॉइंट था नोटिस टू दी रजिस्ट्रार। चौथा पॉइंट था पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स टू एन एंड।
पांचवा पॉइंट था चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। छठा पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सातवां पॉइंट था फाइनल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। और अगला नोटिस टू द रजिस्ट्रार। लास्ट पॉइंट हमारे पास है अपन रिपोर्ट देंगे। जो हमने लिक्विडेटर था ना, तो लिक्विडेटर की क्या बनी होगी रिपोर्ट, उसको भेजना है किसके पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। रिपोर्ट ऑफ लिक्विडेटर टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो हमारे पास रिपोर्ट होगी लिक्विडेटर की, वो किसको देनी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या पॉइंट था हमारे पास, रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। रिपोर्ट ऑफ दी ऑफिशियल लिक्विडेटर टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या था हमारे पास यहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब एक बार नो के नो रिपीट कर रहे हैं, फिर अगला पढ़ेंगे अपन। पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तीसरा नोटिस टू दी रजिस्ट्रार। चौथा पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्यूट। एंड पांचवा चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स। छठा ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग एट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अगला नोटिस टू दी रजिस्ट्रार। और ये वाला रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। याद करते तो सब याद होता है, याद नहीं करो तो कुछ भी याद नहीं होता। एक और क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए, मेरे ख्याल से तो YouTube पे बेस्ड रहेगा, इसको पढ़ोगे तो। और रिपीट भी हो रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग आता ही है 10 नंबर या 20 नंबर में, हर साल की बात है। व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम क्या होती है, ये तो कोई भी लिख सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। हर साल जो मीटिंग बुलाई जाती है वो क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन अपने को इसके अंदर की बातें पता करेंगे तो और चीजें पता लगेगी। तो ये आप लोग YouTube से कवर अप कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आरबीडी के अंदर तो केवल एक पेज का आंसर लिख रहा है, और वहां पे जाके कितने पेज का लिखना है, 5 पेज का। तो कम से कम आपको YouTube से पढ़ना पड़ेगा, और फिर थ्योरी वगैरह तो गूगल से निकाल लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था 2019 में। बोलो मत यार, बोलो मत। क्वेश्चन नंबर 9 आया था 2019 में। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अपने को कंपनी एक्ट के अंदर जो डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन के और पेमेंट के प्रोविजन जो लिखे हुए हैं वो बताने। तो सबसे पहले तो अपन ने डिविडेंड के बारे में बता दिया कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, वही क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पोर्शन, डिविडेंड वो पोर्शन होता है किसका, प्रॉफिट का, which has been set aside, जिसको अलग रख दिया जाता है। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अलग रख देती है कंपनी, जो कि डिक्लेयर कर देती है कंपनी एज लायबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, जिसको बांटा जाएगा किसके बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में। सेक्रेटरियल प्रोसीजर, वापस प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर अपना लाइन टू लाइन ही चलेगा, तो इसके लिए अपन को माइंड के अंदर एक थ्योरी बनानी पड़ेगी कि कैसे क्या काम होता होगा प्रोसीजर के अंदर, बना लेंगे। वहां पर हमारी हो रही थी जनरल मीटिंग, यहाँ पर केवल हम यहाँ पर हमारी किसकी मीटिंग होगी, बोर्ड की। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइज की जाएगी क्या, बोर्ड मीटिंग, और पास किया जाएगा क्या, रिजोल्यूशन। किसका रिजोल्यूशन पास करना है, डिविडेंड बांटने का या डिविडेंड डिक्लेयर करने का। तो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड पासिंग द रिजोल्यूशन। अब दो याद करने पड़ेंगे, थर्ड वाला बहुत लंबा है भाई। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग
और ऑर्गेनाइजिंग द बोर्ड मीटिंग एंड पासिंग द रिजोल्यूशन। भाई ये तो उसी से याद हो रहा है अपने को, जो अभी याद करा था अपन ने। सबसे पहले नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग और ऑर्गेनाइजिंग द बोर्ड मीटिंग एंड पासिंग द रिजोल्यूशन। तो ये दो तो याद हो गए, इनमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं। थर्ड वाला याद करेंगे। जो हमारी लिस्टेड कंपनी है वो सूचना देगी यानी इंटीमेट करेगी अपने जो भी डिसीजंस होंगे डिविडेंड के डिक्लेरेशन से लेकर स्टॉक एक्सचेंज को। जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी होगी वो इंटीमेट करेगी, सूचना देगी। किसको किसके लिए सूचना देगी? डिसीजन होंगे किसके? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के। और ये सूचना किसको देनी है? स्टॉक मार्केट को। जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो क्या देगी? सूचना किसके रिगार्डिंग देगी? डिविडेंड के डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। किसको देगी? स्टॉक मार्केट को। चार टुकड़ों में याद करना है। सबसे पहले कौन सूचना देगी? लिस्टेड कंपनी। क्या देगी? सूचना किसके रिगार्डिंग? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग। किसको देगी? स्टॉक मार्केट को। तो लिस्टेड कंपनी इंटीमेशन देगी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। किसको? स्टॉक मार्केट को। लिस्टेड कंपनी इंटीमेट द डिक्लेरेशन डिसीजन अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू स्टॉक मार्केट। Listed company intimated the decision of declaration of dividend to stock market. Listed company intimate the decision of declaration of dividend to stock market. Listed company intimate the decision of distribution of dividend to stock market. बोनस को मन में 5 बार। तो ये अपन ने 3 पॉइंट याद कर लिए। सेक्रेटरियल प्रोसीजर है किसका? डिविडेंड का। Notice of board meeting, organizing the board meeting and passing the resolution. Listed company intimate the decision of declaration of dividend to stock exchange. ये अपन ने इंटीमेशन दे दिया स्टॉक मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंज को। अब इसके बाद क्या बनाई जाएगी? एनुअल जनरल मीटिंग। फिर अपन नोटिस देंगे कि हमने रजिस्टर के अंदर क्लोज कर दिया है और शेयर किसको? शेयर ट्रांसफर फीस को। नोटिस ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को बंद करने की क्या दे देंगे? सूचना और शेयर ट्रांसफर फीस। डिक्लेरेशन ऑफ, तो ये तो एक जैसे हो गए। नोटिस ऑफ एजीएम और डिक्लेरेशन ऑफ एजीएम, बीच का ही तो याद करना है बस। Notice of closing of register and share transfer fees. Notice of closing of register and share transfer fees. तो notice of AGM और उसके नीचे closing of declaration of AGM और ऊपर हमारे पास notice of closing of register and share transfer fees. Notice of AGM, notice of closing of registered and share transfer fees, declaration of AGM। यहाँ के 3 अपने को याद थे। notice of board meeting, organizing the board meeting and passing the resolution. Listed companies intimate the decision of declaration of dividend to stock exchange. Notice of AGM, notice of closing of register and share transfer fees, डिक्लेरेशन ऑफ एजीएम। बोलो मन में 4 बार 6 के 6 पॉइंट को। ये वाले तो तीनों कंटेस्ट हो गए अपने को। बाकी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर फीस और डिक्लेरेशन ऑफ एजीएम। फिर हमारे पास है, फिर अपन डिविडेंड, जिसको डिविडेंड देना उसकी क्या बनानी है? लिस्ट। उसके बाद एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे जिसके अंदर डिविडेंड का क्या डाल देंगे? पेमेंट। तो ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और लास्ट में क्या कर देंगे? पेमेंट। तो अपन को सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डिविडेंड, उसके बाद ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये तो एक बार पढ़ने में याद हो गए। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डिविडेंड, ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
तो ये अपन 9 पॉइंट रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था यहाँ पर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग द बोर्ड मीटिंग एंड पासिंग द रिजोल्यूशन। Listed company intimate the decision of declaration of dividends to stock exchange. Notice of AGM, notice of closing of register and share transfer fees, declaration of AGM, preparation of list of dividend, opening a separate bank account and depositing the amount of dividend or payment of dividend. यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग द जनरल बोर्ड मीटिंग, दूसरा पॉइंट हमारे पास था अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तीसरा पॉइंट था नोटिस टू रजिस्ट्रार, चौथा पॉइंट था पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंक्लूड एंड पांचवा पॉइंट था चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स। अगला ऑर्गेनाइजिंग द जनरल मीटिंग 88 ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसका अगला फाइनल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, उसका अगला नोटिस टू रजिस्ट्रार और लास्ट वाला वेरी गुड रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर टू दी नेशनल कंपनी लॉ लिक्विडेटर। अब ऐसे अपन माइंड से ना अपने गायब हो जाता है, बेनिश हो जाता है। पहला पॉइंट किसी को याद है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, तो ये चीजें सारी याद रहे, इसलिए घर पे जाके इनको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज आपके लिए 5 क्वेश्चन तो सेफ हो गए, 4 मैंने याद करा दिए। कल के साथ टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 16। अब कल कितने करेंगे 8, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 24। अगले दिन के 11 परसों के 11 बजे तक का टाइम है तुम लोगों के पास, ये 24 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हाँ 10 बजे तक का ये 24 क्वेश्चन पढ़ लो और उसके अलावा खुद की तरफ से कुछ करना है तो कर लो, बाकी तो फिर ये 24 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो पूरा 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 50 से 70 नंबर का अगर अपना जरूर बैठ जाएगा। ठीक है।